आइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बच्चों लोग बोला होमवर्क नहीं बना है, क्वेश्चन 4 का 4 रेडी करिए। जल्दी कर। बात आई नहीं। वेदांत जो है ना, वो गलती से दूसरा सर्टिफिकेट एडमिशन ले लिया। अगला बार ना दूसरे सीयू में ट्रांसफर करवा लीजिएगा। आप गलती से दूसरा यूनिवर्सिटी चले गए। नहीं, तो सीयू कॉलेज नहीं है सर। बात है वो लोग जो है ना, वो लोग आपसे इतना ना फीस ले लिया है, समझे ना। जो उसको आपको उसको नहीं पढ़ाना है तो फिर भी बोलेगा चल जा पढ़ा। नहीं सर, 2 टीचर खत्म हो गया। नहीं, सुनिए ना, पूरा कलकत्ता में किसी कॉलेज में क्लास नहीं हो रहा है। हम लोग का चल रहा है सर। इसलिए ना आपको आपसे एक्स्ट्रा चूसा है ना, सही लगा के उठाना है ना। बाकी सब कॉलेज का फीस है ना, सेमेस्टर में 5,000 4,000। अपना बताइए एक बार थोड़ा। मुझे सही लगा के उठाना है ना। तो उसका भी साइड इफेक्ट नहीं होगा ना, खेलिए साइड इफेक्ट। आइए, निकाल दिए। जेवियर्स का फीस है सेमेस्टर का शायद 11 में 12,000। कौन नहीं सर, वो हेरिटेज एलिमेंट है उसका 45 to 46। वो आप यूनिक का बता रहे हैं, जहाँ पर पढ़ने कम जाता है, कुछ और देखने ज्यादा जाता है, उसका फीस ज्यादा है। मॉर्निंग में जहाँ पर वो लोग मेरिट लिस्ट से लेता है ना, उसका जो फीस बताएं वही फीस है। आप खबर इवनिंग का फीस मत बताइए ना। नहीं सर, मैं सीरियस में नाम आया था मॉर्निंग। अरे वहां पे आप कितना दे? 97% है। दिखा देगा ऐसे बोल रहे सर। होगा ना तो देगा पैसा। हां देखिए चल। फ्री का मार्क्स से छोड़ो, मत दिखा हो जाएगा। आइए चले आइए। अब चापत ले ऊपर लिखेंगे हम तो राजा। स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। चलिए आइए, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन 31 दिसंबर 1997। 31 दिसंबर 1997। Details, amount rupees. Particulars. चाप कर दीजिए, ऐसे मजाक करते हैं। देखिए
अरे वेदांत आप क्लास में लगे रहिए, वैसे मजाक कर रहे थे। नहीं खत्म सर, हो गया। अच्छा। आज का प्रोग्राम कल हो अरे गया। अटेंडेंस के लिए 10 मिनट पहले ज्वाइन किया। देखिए, Raja makes his annual accounts on 31st December each year. He was unable to take stock of fiscal inventory till 9th Jan. 9th Jan तक stock valuation नहीं किया. On which date the fiscal stock at cost was rupees 75,200 and the stock का value कितना हो गया? 75,200 रुपया. You are required to ascertain the value of fiscal stock at cost on 31st December 97 from the following information regarding the period on 1st Jan to 9th Jan. Hello? हाँ हाँ तो क्लिक करिए और ले लो। हाँ तो रुको, हम सर्विस करवा देते हैं ना। हाँ कहाँ पर थे बताइए? 1st Jan to 9th Jan. Purchase of goods amounted to rupees 25,600, of which goods worth rupees 4,700 had not. ये तो बहुत सारा ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है? स्टार्ट करिए, एक एक करके करते जाएंगे। वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। Value of fiscal stock on 9th Jan. 9th Jan 98, 75,200. 75,200। परचेज कर रहे कितने का? परचेज कितने का कर रहे हैं हम लोग? 25,600 रुपया का। उसमें से 4,700 गुड्स जो है 28 को मिल चुका है ना, एंड 5,900 रुपीज का गुड्स अभी तक मिला ही नहीं, इसका मतलब 25,600 में से 4,700 का आपको पहले ही मिल चुका है, तो हटा देंगे उसको। और अरे समुद्र को मना कर सीटी नहीं बजाने के लिए, ठीक है? एंड गुड्स वर्थ रुपीज, ठीक है? मना कर क्या बोले समुद्र सीटी कम बजाइए, ठीक है? एंड रुपीज 5,900 हैज बीन रिसीव्ड ऑन 12 जनवरी 98। सब बोल दिया, सर बुला रहे। ठीक है, तो परचेज किए ना, परचेज किए तो स्टॉक आया है। वीडियो कॉल में किसी को परचेज किए तो स्टॉक आया हम लोग के पास, तो क्या करेंगे उसको हम लोग? लेस करेंगे। गुड्स purchased and receipts, purchased and receipts between 1198 to 9198 ना, कितने का देखो तो 25,600 माइनस 4,700 माइनस 5,900 15,000 60,200 60,200, ठीक है? सेल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 38,400
of which goods of sale value of 3600 रुपया had not been delivered at the time of verification and sale value of 6000 had been delivered on 29 तारीख। The sales है टोटल 38,400 का, उसमें से 3600 रुपीज़ का गुड्स अभी तक आया ही नहीं है और 6000 का गुड्स आपको पहले आ चुका है। तो सेल होने से क्या करते हैं, गुड्स बाहर गया, क्या करेंगे उसको हम लोग ऐड। Cost of goods sold and dispatched between 1198 to 9198। ठीक है, अच्छा सेल वैल्यू बताइए उसका क्या है? 38,400 ब्रैकेट में 38,400 minus 3600 माइनस 3600 minus 6,000 माइनस 6000, बताओ 28,800 28,800 लेस जीपी। 20%। कॉस्ट पे 20% है तो सेल पे क्या होगा 20 बाई 120 120, बताओ 4800 24,000। ये 28,800 4800 कितना जाएगा बाहर? 24,000 24,000। इनर कॉलम बना कर रखे थे तो टोटल 84,200। ठीक है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का मतलब क्या, गुड्स आया हम लोग के पास ना, क्या करेंगे उसको हम लोग लेस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स ना। अच्छा, इसमें एक ट्रिक है, देखो जब क्वेश्चन के अंदर ना नेट सेल्स दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? नेट सेल्स। जैसे क्वेश्चन 1 में था, क्वेश्चन नंबर 1 में था नेट सेल्स। जब नेट सेल्स लिखा रहेगा तो जितना रिटर्न नीचे रहेगा सभी का एडजस्टमेंट होगा, मतलब पूरा लेस होगा। और नेट सेल्स नहीं लिखा रहेगा ना, नेट सेल्स नहीं लिखा रहेगा तो 1 और 9 तारीख के बीच का जो सेल्स रिटर्न है उसको हटा देना। नेट सेल्स नहीं लिखा रहेगा तो 1 और 9 तारीख के बीच का जो सेल्स रिटर्न है उसको क्या करना, हटा। क्यों हटा देंगे? क्योंकि नेट सेल्स नहीं है, ये जो सेल्स है ऊपर उसी सेल्स के अंदर उसका एडजस्टमेंट हो चुका है। तो देखिए सेल्स रिटर्न 1800 रुपये का, लेकिन उसमें से बोला है 720 रुपये का उस सेल्स का है जो 1 तारीख और 9 तारीख के बीच का है। इसका मतलब आपको क्या करना, 1800 में से आपको 720 लेस कर लेना है, 1080। ठीक है, जीपी 1080 into 20 by 120 180 900। ठीक है, बताइए 83,300 83,300। A subtotal of 12,000 on one of the stock set I will carry to the summary of stock set at rupees 21,000। मतलब एक सीट का टोटल है 12,000। ठीक है, पर उसको जब लिख गए दूसरा में कितना लिखे हम लोग 21,000, ज्यादा लिखे ना, ओवर वैल्यूएशन लेस ओवर वैल्यूएशन। of stock sets 21,000 minus 12 9 कितना होगा? 74,300। फिर बोला इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4,000 रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर, प्रायर टू 31 दिसंबर।
अपना 31 दिसंबर के पहले रिसीव हो गया ना, तो क्या सिखाए थे, जो पहले रिसीव हो जाए या जो बाद में रिसीव होगा उसका एडजस्टमेंट नहीं करना। तो 4000 का एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं चाहिए। यही होगा हम लोग का वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 97। ठीक है। सर ये कैप ऑनलाइन का सेलिंग मांग कौन? कैप हुआ सकता हो? हाँ बोलिए। सर एक बार सेल्स रिटर्न वाला फिर से बताइए। सेल्स ऊपर नेट सेल्स लिखा रहने पर नेट सेल्स का मतलब होता है उस सेल से सेल्स रिटर्न लेस हो चुका है। तो नेट सेल्स है, उसमें रिटर्न वाला अमाउंट है ही नहीं, तो नीचे जो भी रिटर्न रहेगा सबका एडजस्टमेंट होगा, सबका एडजस्टमेंट होगा। पर ऐसा कभी हो कि ऊपर सिर्फ सेल्स लिखा है, सेल्स का मतलब ग्रॉस सेल्स है, उसमें रिटर्न लेस किया हुआ नहीं है, इसका मतलब वो सेल्स का एडजस्टमेंट कर देते हैं हम, तो उसका रिटर्न का एडजस्टमेंट की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा। तब तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, फिर उस सेल्स में से 720 पहले लेस कर लीजिए, उसमें क्या करें 720 पहले आप लेस कर लीजिए तो कम हो जाएगा, उसका एडजस्टमेंट कर दीजिए, फिर 720 का नीचे कर दीजिए, हो जाएगा। एक ही आंसर है, पर उसमें ज्यादा झमेला, उसमें आपका डुअल झमेला हो गया ना, ऊपर भी एडजस्ट करिए और नीचे भी एडजस्ट करिए, इसका मतलब वो झमेला इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। तो सिंपल भाषा में चलेंगे हम लोग कि ऊपर वाला जो सेल्स है, ऊपर वाला जो सेल्स है, ठीक है, वो ग्रॉस है, उसको पूरा एडजस्ट कर दीजिए, और नीचे जो सेल्स है उसमें उस सेल्स का जो रिटर्न है जो ऊपर एडजस्ट हो चुका है वो लेस, उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा, उसका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, आइए एक ट्रिकी क्वेश्चन था। पॉइंट नंबर कितना चलेगा बताइए। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक टेकिंग ना, उसमें सबसे पहले क्या बताए थे हम आपको, पॉइंट नंबर कितना था, पॉइंट नंबर 4 था सर, 5 होगा। 4 में क्या हेडिंग था, सही बात है, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ऐसे ही लिखा हुआ था, Yes, sir. कॉमा में कुछ नहीं लिखा इसके बाद। हाँ सर, कैलकुलेशन सही बात, सही बात, ऐसे बोलिए ना, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक if stock taking, ये inventory valuation. if stock taking completed before the end of accounting year, calculation for value of stock, calculation for value of stock if stock taking completed
बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब अकाउंटिंग ईयर के पहले ही यदि आपका स्टॉक टेकिंग कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा 31 दिसंबर को, पर आपका क्या हुआ ना कि 27 दिसंबर को स्टॉक वैल्यूएशन कंप्लीट हो गया, तो 4 दिन का एडजस्टमेंट लगेगा। तो 4 दिन का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? 4 दिन के अंदर जो स्टॉक बाहर गया है वो सीधा लेस कर दीजिए, और जो स्टॉक आया है उसको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें ओनरशिप कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे केस में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? ओनरशिप कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनरशिप कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि गुड्स खरीदना है इंपॉर्टेंट है, भले डिलीवरी हुआ ना हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे गुड्स खरीद लिए ना, गुड्स यदि रास्ते में भी है तो गुड्स मेरा है, गुड्स मेरा है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जो गुड्स हम बेच दिए, ठीक है, जो गुड्स बेच दिए, ठीक है, वो भले डिलीवरी हुआ ना हुआ हो, वो मेरा गुड्स बिक चुका है। जैसे गुड्स आप बेच दिए ना, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब स्टॉक यदि आपके पास भी है तो भी वो आपका स्टॉक नहीं कहलाएगा, उसको हटा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बिफोर, मतलब अकाउंटिंग ईयर के पहले यदि वैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका आपका, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा ओनरशिप कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ध्यान रखना होगा आपको? ओनरशिप कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ओनरशिप वाला बात ध्यान रखना होगा। उस गुड्स का ओनर कौन है देखना होगा। ओनर यदि आप हैं तो ऐड कर लीजिए, आप नहीं है तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या चल रहे हैं, यहाँ पर स्टेट कैलकुलेशन, और स्टेट कैलकुलेशन में ठीक है ओनरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डिलीवरी से कोई मतलब नहीं है। और पहले वाले केस में फिजिकल मूवमेंट इंपॉर्टेंट था। फिजिकल मूवमेंट, उसी डेट के बीच का फिजिकल मूवमेंट चाहिए। गुड्स रिसीव परचेज भी होना चाहिए था और रिसीव भी होना चाहिए था, गुड्स सोल्ड भी होना चाहिए था और डिस्पैच भी होना चाहिए था। ठीक है, वहां पर फिजिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल कैलकुलेशन नहीं होगा, यहाँ पर ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, आइए सपोज accounting year ends on 31st December 2021 and stock valuation क्लास शुरू होने से पहले लिंक मांग लेगा, क्लास शुरू होने के बाद कितना व्हाट्सएप देखेंगे ना। चलिए, एंड स्टॉक वैल्यूएशन completed on 27th December 2021. Here we need to do adjustments of stock between 28 December to 31st December on ownership basis। एडजस्टमेंट कैसे होगा? ओनरशिप बेसिस। एज मतलब जितना स्टॉक आया होगा, स्टॉक इनफ्लो, स्टॉक इनफ्लो, जो स्टॉक आपके पास आया होगा उसको क्या करना, ऐड करना, और जो स्टॉक गया होगा, स्टॉक आउटफ्लो,
तो क्या करना, लेस करना। लेकिन ये लेस करते समय ध्यान रखना सीपी होना चाहिए, ठीक है। ये ऐड करते समय ध्यान रखना क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। हेंस adjustments are hence adjustments are आपको ऐड क्या क्या करना पड़ेगा, तो गुड्स परचेज्ड whether received or not, जो गुड्स आप खरीदे हैं वो ऐड होगा, भले ही रिसीव हुआ हो या फिर ना हुआ हो। सही है। नंबर 2, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स एट कॉस्ट प्राइस। कस्टमर गुड्स वापस क्या करेगा, तो किस पे उसको ऐड करना, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। एट अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है, ठीक है, ऐड करना, ठीक है। स्टॉक held by customers on approval basis। सुना नाम कभी सुना, अप्रूवल बेसिस, पिछले चैप्टर पढ़े थे ना। मतलब कस्टमर के पास जो स्टॉक रहेगा, हम लोग का स्टॉक है, उसका ओनरशिप हम लोग के पास है, ऐड कर लेंगे। नंबर 5, चाप पत लेगा चेला, ठीक है। स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइन, ठीक है। आइए लेस क्या क्या करेंगे। सबसे पहला क्या लेस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड whether dispatched or not, भले आप भेजे हो या ना भेजे हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, हम लोग वापस करेंगे। थर्ड, ओवर valuation of stock। Fourth, stock of others held by us। तो गो थ्रू करिए फास्ट, फिर करवाएंगे। एक ही क्वेश्चन है इसका, लग रहा है 6 नंबर, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन पूछेगा, तो सेम क्वेश्चन सेम फिगर के साथ पुलिया बना लेंगे, आपको करेगा नहीं। Stock held by us. Others held by us.
नहीं आज सुबह देखो ये वाला बंदे ने गिफ्ट करके देख लेना क्वेश्चन नंबर 6 रेडी करिए फॉर्म। सम्स का नाम है माइंड ब्लोइंग सम्स, माइंड ब्लोइंग। रेडी करिए फॉर्म। अरे एग्जाम में कोई डेट निकला है क्या? क्या बात, एग्जाम डेट नहीं निकल रहा आप लोग? वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो ओल्ड स्टेज वाले लोग तो खत्म बने, 5th एंड 3rd सेमेस्टर तो खत्म हो चुका, इसलिए तो इसका मतलब आप लोग एग्जाम में आना चाहिए। हमको जहाँ तक खबर है कि 7 तारीख से चालू होगा, जहाँ तक हमको खबर है। 14 फेब के लिए एग्जाम शुरू कर सकते जाता है। आपका एग्जाम मिलेगा फिर भी आपको जहाँ जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या? कितना आप सोच रहे हैं? हम तो सर मूड़ी बेचेंगे, बिरयानी का स्टॉल लगाएंगे तो बात के पास। अच्छा ये छोड़िए वो सब बड़ा मैंने बियॉन्ड द टॉपिक डायलॉग छोड़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 6।
Determine the value of stock to be taken for balance sheet on 31st March from the following. Stock was physically verified on 23rd March. स्टॉक का वैल्यूएशन कब हुआ देखो 23rd मार्च को हुआ एंड वैल्यू उसका वैल्यू कितना निकाला गया 6 लाख रुपए ठीक है बिटवीन 24th March and 31st March the following transaction has been taken place मतलब यहाँ पर स्टॉक वैल्यूएशन का डेट है 31 मार्च स्टॉक वैल्यूएशन डेट क्या हम लोग का 31 मार्च पर स्टॉक वैल्यूएशन आपका खत्म कब हुआ आपका खत्म हुआ 23rd मार्च को इसका मतलब हम लोग सम्स कैसे करना सीधा करना है ठीक है अच्छा एक बच्चा भी मैसेज दिया है वैसे ही न्यूज आया है सर फ्रॉम 7th स्टार्ट होगा हमको भी यहाँ खबर आया कि 7th से स्टार्ट होगा और उसी हफ्ते में खत्म हो जाएगा सुने सर कोई बात नहीं हम लोग 7 से 9 तक फ्री है आइए अब उसके बाद आप कितने दिन तक निकलेंगे उसके बाद आप कितने दिन तक निकलेंगे 2 दिन तो अच्छा ठीक शाम ले गए आप स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी चलिए बात हम करें as on 31st March 97 ये डिटेल्स ये अमाउंट रुपीज ठीक है रेडी आई वैल्यू ऑफ physical stock on 23rd March 97 सोचा বাইরে নিয়ে যা তোটা কত আছে দেখ 6 লাখ ठीक है the following transaction had taken place ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा हुआ है पहला ट्रांजेक्शन देखिए परचेज है 50,000 रुपया का ऑफ दिस गुड्स वर्थ ₹20,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th अप्रैल परचेज आपने किया 50,000 का उसमें से 20,000 रुपया गुड्स का डिलीवरी कब होगा 5th अप्रैल को ना मतलब अपना वैल्यूएशन डेट है 24 मार्च से लेकर 31 मार्च स्टॉक खरीदे हैं गुड्स खरीदे हैं 50,000 का लेकिन उसमें से 20,000 रुपये का स्टॉक का डिलीवरी कब आने वाला है 5 अप्रैल को तो 20,000 वाले को क्या करेंगे उसको हटा देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं तब क्या समझ रहे तब क्या समझ रहे यहाँ पर 20,000 का स्टॉक से कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे गुड्स परचेज से मतलब है ठीक है गुड्स का डिलीवरी से कोई मतलब नहीं आपने गुड्स खरीदा कितने का 50,000 भले आपको डिलीवरी मिले ना मिले तो इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब जब स्टॉक वैल्यूएशन पहले हो चुका है तो अब सम सीधा करना है सीधा करने का मतलब जिस गुड्स का ओनरशिप आपके पास है वो आप ऐड कर लीजिए तो गुड्स हम खरीदे 50,000 का पर मिला है 30,000 का 20,000 का नहीं मिला है तो नहीं मिला तो क्या हुआ खरीद तो लिए हम ना उसका मालिक तो हम ही लोग हैं इसका मतलब अपना ही स्टॉक है ठीक है ऐड करेंगे हम लोग एड्स गुड्स या वर्ड लगा दो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड बिटवीन 24th March 97 to 31st March 97 50,000 क्या यहाँ पर ओनरशिप इंपॉर्टेंट फिजिकल गुड्स से कोई मतलब नहीं है ठीक है 1 और 2 देखिए आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस जो गुड्स आपने भेजा था कंसाइनमेंट बेसिस में गुड्स वर्थ ₹30,000 वेर अनसोल्ड
आपने जो गुड्स भेजा था कंसाइनमेंट बेसिस में, उसमें से 30,000 रुपए का जो गुड्स है, 30,000 रुपए का जो गुड्स है वो अभी तक क्या नहीं हुआ है, वो अभी तक बिका नहीं है। इसका मतलब स्टॉक इसके पास में है, कंसाइनी के पास में। कंसाइनी के पास स्टॉक रहता है, उसका मालिक कौन होता है, हम लोग, कंसाइनर। एट हम लोग का स्टॉक है, एट स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी কত আছে দেখতে তো, 30,000 নাকি দেখ তো कितना बचा, 5,80,000 या 6,80,000 हो रहा है। तुम्हें बोला देखो सेल्स है 1,70,000 का, सेल्स कितने का है, 1,70,000 का। तो सेल्स हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स बाहर गया, लेस करेंगे, पर ड्रामा देख लेना। सेल्स का अमाउंट है 1,70,000 रुपए का, बोला साथ में दिस इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹40,000 सेंट ऑन अप्रूवल। इसके अंदर क्या इंक्लूड है, 40,000 रुपए का ऐसा गुड्स है जो हम अप्रूवल में भेजे थे, मतलब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है 40,000 रुपए का, ठीक है। बोला हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ दीज वेर रिटर्न बिफोर 31st मार्च। हाफ ऑफ दिस गुड्स क्या है, आधा गुड्स, हाफ ऑफ दिस वे रिटर्न बिफोर 31st मार्च, ठीक है। आधा गुड्स जो है 31st मार्च के पहले वापस भी आ चुका है। एंड बोला है एज रिगार्डिंग रिमेनिंग नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड, एंड बाकी बचे हुए स्टॉक का कोई खबर अभी तक नहीं आया है। फिर नीचे दिया नॉर्मली the firm sell goods at cost plus 25%. However, a lot of goods costing ₹30,000 was sold for ₹15,000. ये दोनों पॉइंट 3 और 4 एक साथ होगा, ये दोनों में सेल का इन्फॉर्मेशन है। ध्यान समझना, इसमें आपका सर में चक्कर आएगा, लेकिन ध्यान समझना, ठीक है। गुड्स हम कितने का भेजे, उसमें से 40,000 का अप्रूवल वाला था, जिसको अप्रूवल वाला 40,000 का भेजे थे उसका हाफ गुड्स वापस आ चुका है। इसका मतलब भेजिए 1,70,000 का और वापस कितने का आया, नेट मतलब गया कितना, अल्टीमेटली 1,50,000 का, ठीक है। 1,50,000 का भी ना डिवीजन है, 20,000 रुपए का गुड्स किसके पास में है, उस कस्टमर के पास में है, उस कस्टमर के पास में है जिसको अप्रूवल में भेजे थे। कोई बात नहीं, भेज सकते हैं, लेकिन गया ना गुड्स, गुड्स गया वो इंपॉर्टेंट है, उसको भेज सकते हैं, ठीक है। और बाकी का 1,30,000 दूसरे कस्टमर के पास में, दूसरे लोगों के पास में, ठीक है। इसका मतलब गुड्स टोटली बाहर गया कितना, 1,50,000 का गुड्स बाहर गया। 1,50,000 में से क्या करेंगे हम लोग, क्या हटा लेंगे, जीपी हटा लेंगे। पर जीपी के टाइम में क्या बोला है, जीपी तो 25% है, लेकिन बोला है कि 30,000 रुपया गुड्स था, उसको बेचते समय नुकसान हो गया। इसका मतलब 1.5 लाख का गुड्स है, उसमें से 1,30,000 उसमें से जो 30,000 गुड्स है उसको बेचने में क्या हो गया, नुकसान हो गया। और प्रॉफिट किस में हुआ है, प्रॉफिट सिर्फ 1,20,000 वाले में हुआ है। इसका मतलब जिसको बेच के नुकसान हुआ उसको हटा दो। क्यों हटा देंगे, क्योंकि डैमेज गुड्स है, नॉर्मल सेल नहीं है मेरा, मैं नॉर्मल सेल्स नहीं है, उसका अलग से हिसाब करेंगे, उसका अलग से हिसाब करेंगे। मतलब ये 30,000 रुपया का इसका ट्रीटमेंट सेपरेट होगा, इसको अलग से दिखाना पड़ेगा, एक साथ मत दिखाना, ठीक है। मिस्टेक होने का चांस 99% इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए क्योंकि उसमें नुकसान है हम लोग का, ठीक है। आइए अब देखिएगा, आप लोग बिना लिखे हुए तो देखिए, उतना जल्दीबाजी तो नहीं होगा आपको, क्या वाजपेयी जी, जल्दीबाजी नहीं ना है, ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी पढ़ के कहीं चले जाएंगे, ठीक, तो सब सीख जाएंगे। कॉस्ट ऑफ, फालतू बिना मतलब बात में मत पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड between 24th
March 97 to 31st March 97, ठीक है। तो सेल वैल्यू कितने का आपका सेल वैल्यू 1,70,000। ऐसा करते हैं, इसमें से रिटर्न हटा लेते हैं क्योंकि रिटर्न तो इसी साल आ चुका है ना। लेस रिटर्न 20,000, ठीक है। और डैमेज गुड्स हटा लीजिए। सेल वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स, जो डैमेज गुड्स है उसका सेल वैल्यू कितना है 15,000, ठीक है। हिसाब करें यहाँ पर 1,35,000। ये अच्छा वाला गुड्स का सेल वैल्यू, ये बेसिकली क्या निकाली, सेल वैल्यू ऑफ अच्छा वाला गुड्स, उसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नॉर्मल गुड्स, ठीक है। अब इसमें से आप क्या हटा लीजिए, जीपी। जीपी का रेट क्या है देखिए, 25/125 निकाल। बताओ सर 1,08,000। ठीक है। अच्छा ध्यान सुनना, ये जैसे ये अच्छे वाले गुड्स का ये कॉस्ट प्राइस है, लेस हो रहा है हम लोग का, ऊपर वाले से लेस कर लीजिए, कितना हो रहा है देखो, 5,72,000। पर अच्छे वाले गुड्स का कॉस्ट प्राइस था 1,08,000, लेस कर दिए। जो खराब वाला गुड्स है उसका भी कॉस्ट प्राइस लेस होगा ना, नहीं लेस होगा, लेस कॉस्ट ऑफ डैमेज गुड्स, कॉस्ट ऑफ डैमेज गुड्स सोल्ड। देखो उसका सेल वैल्यू कितना बता दो, उसका सेल वैल्यू कितना 15,000। जीपी पहले लेस कर देते ना, तो यहाँ पे लॉस है, लॉस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका जवाब था भी नहीं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फीस या उसका कॉस्ट अलग से दिया हुआ है। कितना बचा 5,40,000, ठीक है। सारा हिसाब हो गया। एक गुड्स का हिसाब अभी तक हुआ नहीं है। वो जो अप्रूवल में भेजे थे ना 40,000 रुपए का, वो 20,000 को वापस कर दिया, अब बाकी 20,000 का इंग्लिश बोलेगा, पढ़ो, इंग्लिश मीडियम का बच्चे आते हैं तो पढ़ो। एज रिगार्डिंग रिमेनिंग नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड, मतलब 20,000 वापस कर दिया, अब दूसरा बचा 20,000 का अभी तक कोई खबर नहीं दिया। उसके पास जो स्टॉक है उसका मालिक कौन है, तो मेरा स्टॉक है। एज स्टॉक held by customer on approval basis। उसका सेल वैल्यू कितना बताओ, 20,000, लेस जीपी निकालो उसका 25/125 बताओ 16 ऐड के 5,58,000। इसका नाम रखना वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 97। छाप सर में चक्कर नहीं आया हो तो समझ लेना अच्छा से।
शंभू कहाँ पे है? हाँ नाश्ता काय करतो. देखिए
भाई उसका बैलेंस ये होता देखिए एक बच्चा बोला है कि रिपीट वंस अगेन। देखिए फिर समझिए, सेल्स हम लोग कितने का किए थे? 1,70,000 का। 1,70,000 का जो सेल्स है उसमें से 40,000 रुपए का ऐसा, ओ मुन्ना बैक, 1,70,000 का जो सेल्स है उसमें 40,000 का ऐसा सेल्स है जो हम उस कस्टमर नहीं वो सोच रहा वहाँ 35 है, 2.5 फीस होता है जहाँ ज्यादा लगा उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गया। नहीं सर, अटेंडेंस का मार्क्स मिलता है फ्री, कैसी का नहीं हम वो बात नहीं बोल रहे। आप सुन लिया क्या आपने? देखिए 1,70,000 का जो आप सेल किए हैं उसमें दो पार्ट है। तो 40,000 का ऐसा सेल है जो आप अप्रूवल बेसिस में किए हैं और 1,30,000 का बाकी कस्टमर को बेचिए हैं। 40,000 गुड्स जो आप भेजे थे कस्टमर जिसको अप्रूवल बेसिस में, आधा वापस कर दिया, इसका मतलब 20,000 वापस आ गया। तो 1,70,000 में से 20 हट गया आपका, ठीक है। फिर बोला क्वेश्चन में एक 30,000 रुपये का स्टॉक था, उसको जब बेचने गए तो सिर्फ 15 रुपये का, इसका मतलब उसको बेचने में नुकसान हो गया, प्रॉफिट नहीं है, इसका मतलब उसका ट्रीटमेंट अलग करना होगा। तो 15,000 हटा दीजिए, सेल ऑफ डैमेज गुड्स, ठीक है। ये अच्छे वाले गुड्स का सेल वैल्यू है। जो गुड्स अच्छा है उसका सेल वैल्यू आपका 1,35,000 रुपये का है, ठीक है। उसमें से उसका जीपी हटा दीजिए, बाहर ले जाइए, ठीक है। अब देखिए जो बोले ना जिसका ट्रीटमेंट अलग से करना पड़ेगा 15,000 का, ये डैमेज गुड्स है और इसका भी कॉस्ट हटाना पड़ेगा क्योंकि गुड्स तो बिक चुका है, तो कॉस्ट ऑफ डैमेज गुड्स अलग से ले लेंगे। उसका हो गया। कस्टमर के पास जो गुड्स बचा हुआ, कस्टमर को 40,000 गुड्स हम भेजे थे, कस्टमर 20,000 गुड्स वापस कर दिया है, कस्टमर के पास कितने गुड्स बचा हुआ है? 20,000 गुड्स बचा। नाम लिखना क्लियर सबका। आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अच्छा इस बार आप लोगों को लिफो नहीं पढ़ना। लिफो जो है वो सेकेंड सेम के सिलेबस में शिफ्ट हो गया है, तो आपको नहीं पढ़ना। वो उसमें 9 करेंगे हम। 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला क्वेश्चन। बोला एक्स लिमिटेड डील्स इन 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। एक्स लिमिटेड 4 तरीके का प्रोडक्ट के साथ डील करता है। एक का नाम है बी, एक का नाम सी, एक का नाम डी, एक का नाम पी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वैल्यू स्टॉक टू बी सोन इन बैलेंस शीट पर्पस। बैलेंस शीट में स्टॉक कितना जाएगा आपको बताना है। कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस है। हम लोग क्या सीखे थे? कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस जो सबसे छोटा है वो जाएगा। इसमें कितना कॉस्ट प्राइस है 1,29,000, मार्केट प्राइस कितना 1,30,000, छोटा कितना 1,29,000। बैलेंस शीट में जाना चाहिए 1,29,000। जैसे लिखेंगे 1,29,000 वो काटा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ये मतलब कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर, ये आइटम वाइज लेना पड़ता है, टोटल वाइज नहीं। मतलब आपके पास 4 स्टॉक है तो चारों स्टॉक का अलग अलग कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर आपको लेना है। टोटल में लीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर,
ठीक है, आइए क्वेश्चन 9, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर बैलेंस शीट पर्पस। बैलेंस शीट पर्पस के लिए आपका स्टॉक का वैल्यू क्या होगा? एक कॉलम है हम लोग का प्रोडक्ट, दूसरा कॉलम हम लोग का कॉस्ट रुपीज, तीसरा हम लोग का मार्केट वैल्यू रुपीज, एंड उसके बाद हम लोग का वैल्यू ऑफ स्टॉक। अच्छा, वैल्यू ऑफ स्टॉक भी रुपीज में है। देखो, यदि कॉस्ट हम लोग का ए कॉलम होता है, मार्केट वैल्यू यदि हमें बी होता है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगा बताओ तो? लोड ऑफ ए एंड रेडी। फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम क्या है बताओ तो? फर्स्ट प्रोडक्ट नाम है बी। बी का कॉस्ट है 18,000, उसका मार्केट प्राइस है 19,000। दोनों में छोटा कौन सा बताओ तो? 18,000। बी के बाद सी, पहले का कॉस्ट कितना है? 21,000, दूसरे कितना है? 18। कौन सा लेंगे बताओ? 18,000। डी, पहले का 66 एंड दूसरे का भी 66, कितना लेंगे बताओ तो? 66। फिर लेंगे पी, पहले का 24, दूसरे का 27, छोटा कौन सा है? 24। इसको ऐड कर लो, आंसर सर 1,26,000। आंसर 1,26,000। ये एनआरवी है, एनआरवी। छापो। अरे मोहित, इतना बियॉन्ड द टॉपिक चला जाता है ना। क्लास का लोग ना, हाँ बियॉन्ड कभी बात करेंगे तुमसे, हाँ ठीक है। पढ़ाई लिखाई मन लगा ना, क्या करते हैं। आइए, ऋषि सब ठीक है ना? सर सुबह से रो रहा था, आप उसको पूछे नहीं ना सुबह से? नहीं अरे सर थोड़ी कर मिल जाएंगे। आप ठीक है ना? मैं देखे तो अनकंफर्टेबल एकदम मास्क लगा के। मेरे तरफ नहीं करना। अरे ओमिक्रॉन से कुछ हो नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा ऊपर, मत करो। अरे तुम्हारा टिकट नहीं कटेगा। ओ ओमिक्रॉन एक दिन में कितना 3 साल कितना केस दिखा रहा था। डर से हम लोग का मॉर्निंग वॉक बंद हो गया, पूरा रास्ता में सब फैलाएगा। अभी कम हो रहा है, कहाँ कम हो रहा? कल तो 3 लाख कितना केस बढ़ भी रहा है, कम तो। बंगाल में कम दिख रहा है। बंगाल में कम नहीं दिख रहा है। बंगाल में दीदी बोली है टेस्टिंग नहीं कराने के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट ही बोल दिया है, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में बोल दिया टेस्टिंग नहीं कराने के लिए। हाँ, क्योंकि सबको बुखार हो रहा है, जो टेस्ट कराएगा उसको पॉजिटिव आएगा। सही बात। मार्केट के अंदर बुखार। अभी बुखार आने का मतलब ये सर्दी खांसी बुखार है, जैसे टेस्ट खाने जाइएगा
वो दे देगा ओमिक्रॉन पॉजिटिव हाँ या डेल्टा ऐसा पॉजिटिव। वाला एक किट निकाल दिया सर। सब धंधा अच्छे तरह से। ये धंधा कर कुछ। आई बैक लास्ट सम चैप्टर का खत्म हो जाएगा। वाई लिमिटेड हैज एन आइटम इन स्टॉक विच कॉस्ट रुपीज 20,000। वाई लिमिटेड के पास स्टॉक कितने का, कॉस्ट कितने का है, 20,000 रुपए का है, एंड कैन बी सोल्ड फॉर 24,000। इसको 24,000 में बेचा जा सकता है। हाउएवर बिफोर इट कैन बी सोल्ड इट विल रिक्वायर टू बी मॉडिफाइड एट अ कॉस्ट ऑफ 3,000। उसको बेचने से पहले उसको 3,000 रुपया का मॉडिफिकेशन कॉस्ट है, मतलब सेल एक्सपेंसेस है, बेचेंगे तो ही लगेगा। द एक्सपेक्टेड सेलिंग और फर्दर सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है उसका, 2,000 रुपया। इसका मतलब आपसे पूछा है कि एनआरवी मतलब बेचेंगे तो कितना मिलेगा। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना मिलेगा। तो 24,000 में आप बेचिएगा, 3,000 मॉडिफिकेशन कॉस्ट चला जाएगा एंड 2,000 क्या होगा आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। तो 24 में से 3 और 2 हटा दीजिए, एनआरवी कितना है 19,000 रुपये। इसका मतलब उस प्रोडक्ट का एनआरवी 19,000। स्टॉक का वैल्यू पूछता तो एनआरवी 19,000, कॉस्ट प्राइस कितना 20,000, दोनों छोटा कौन सा 19,000 रुपया स्टॉक का वैल्यू होता। तो स्टॉक का नहीं पूछा है, सिर्फ एनआरवी पूछा है। जितना पूछेगा उतना ही बताएगा, नाम पूछेगा तो एड्रेस मत लिख देगा, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अमाउंट रुपीज का कॉलम, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू आपका 24,000 रुपये का, लेस मॉडिफिकेशन कॉस्ट। कितना मॉडिफिकेशन कॉस्ट 3,000, फिर लेस सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000, NRV इज 19,000, ठीक है। एक होमवर्क है 8, अगले क्लास में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। अब बर्दाश्त करिए।